प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देख रहे हैं सूरत हाल हमारे सामने है जो सैलाब की है। मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, कई घरों में वो सैलाब जिस तरह से दाखिल हो चुका है, उसके साथ साथ कई बीमारियां भी वो अपने साथ लेकर आता है। जल्दी किस तरह की बीमारियां हो रही हैं जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, जो करीब तर इलाके हैं, उनमें हम जाने कि डॉक्टर कंवल जवाद ने हमें ज्वाइन किया है जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है आप हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, सेम फॉर यू। डॉक्टर कंवल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो सूरत हाल है हम सबके सामने है और बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन्हों में पानी चला गया हुआ है। कुछ लोग जो हैं वो करीब तर रहते हैं उन एरियाज़ में जो फ्लडेड एरियाज़ हैं, जो दरिया के किसी करीब रहते हैं, तो वहाँ पे क्या जल्द इन्फेक्शंस आते हैं डिफरेंट इलाकों की निस्बत? वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हमला करती हैं जो भी इन्फेक्शंस होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बारिश और सैलाब दोनों एक साथ ही हैं। बारिश अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, लेकिन एक्सेस डेफिनेटली फिर उसका वो बुरा साबित होता है। तो अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करते हैं कि बारिश जब भी हो रहमत वाली हो, अपना करम रखें। लेकिन अब जैसे बारिश और फ्लड दोनों का पानी इकट्ठा होता है, यानी कि फ्लड का पानी चल रहा है, सैलाब है कॉन्टीन्यूसली, वो पानी साफ़ सुथरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके साथ मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ पेस्टिसाइड्स की चीज़ें होती हैं, मवेशी हैं, मिट्टी है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जर्म्स पैदा करने का सबब बनते हैं। अब जब वो घरों में दाखिल हो रहा है, कई कई दिन खड़ा है वहाँ पर, आपको पता है स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वो खुद बहुत बड़ी बीमारी का सबब बनता है। एक ये कंडीशन है। दूसरी बात ये है कि ये जो पानी है, क्योंकि अपने साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आता है, तो मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस उसमें बंदे के, कोई भी इंसान है, बच्चा है, बुज़ुर्ग है, कोई भी है, वो उसका शिकार हो सकता है। बेसिकली मोस्ट इन्फेक्शन जो हम रेनी सीज़न में कंसिडर करते हैं या फ्लडी एरिया में कंसिडर करते हैं, वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लाइक आपको किसी को दाने निकल रहे हैं, किसी को खारिश की बीमारी हो रही है, किसी को फंगल इन्फेक्शन सिवियर हो रहा है, किसी को मुसलसल पानी में रहने की वजह से आपके हाथ पैरों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। कोई ऐसा भी होता है जिसे सारे के सारे इन्फेक्शन एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। अब बिकॉज आप उस चीज़ से बाहर नहीं ना निकल पा रहे, कॉन्टीन्यूसली आप उसी फेज़ में हैं, पानी भी है, जर्म्स भी हैं, हाइजीनिक कंडीशन भी नहीं है, तो क्या होता है कि वो आपका इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, सुपर इम्पोज होना शुरू हो जाता है, बैक्टीरियल से फंगल और फंगल से बैक्टीरियल। यानी कि एक इंसान को ऐसे भी होता है कि दो तीन इन्फेक्शन एक साथ हो जाते हैं। अब बिकॉज हमारी सराउंडिंग में इतना, ऑब्वियसली अगर कोई शहर में है तो वो हॉस्पिटल्स में जा सकता है, BHQs हैं, DHQs हैं, अपनी ट्रीटमेंट ले सकता है। बट वो लोग जो अभी तक स्टक्ड हैं ऐसी जगहों पे कि वो पानी से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो अपना ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे? सो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है किसी भी फ्लडी एरिया पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि वो पानी कंटामिनेटेड है। अच्छा डॉक्टर कंवल, बहुत सारे लोगों के घरों के पास नाले होते हैं या फिर घरों में ही सैलाब वाली सूरत हाल होती है जिससे दीवारों में नमी रहती है हर टाइम पे, पेंट वैसा नहीं होता, तो उन लोगों को भी कोई खतरात होते हैं जल्दी बीमारियों के? बिल्कुल होते हैं जल्दी बीमारियों के। वहाँ पर उन घरों में जिनमें ये प्रॉब्लम रहती है, और आपको पता है लाहौर के मोस्ट ऑफ द एरियाज ऐसे हैं जहाँ ये घरों में ये सैलाब वाली सूरत रहती है, उनकी दीवारों में नमी रहती है हर वक्त। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को सांस की प्रॉब्लम बहुत होती है, मतलब जो उस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। अगर आपके घर में कोई क्रॉसिंग नहीं है हवा की, तो प्रॉपरली उनको कंपैरेटिवली कम होगी जिनमें क्रॉसिंग है, और जिनमें बिल्कुल क्रॉसिंग नहीं है उन्हें कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। नंबर 2, ऐसे घरों में फंगल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है और आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, रूटीन में ही ऐसी जगह पे रह रहे हैं, आपका घर, आपका ऑफिस या कोई भी वो जगह जहां आप अपना दिन का ज़्यादातर हिस्सा गुजारते हैं, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन जो आपको वैसे मामूली तौर पे एक दाने की सूरत में होगा, वो उस नमी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से मज़ीद बढ़ जाएगा। क्योंकि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में किसी भी जख्म को ठीक करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हम ड्राई कर रहे होते हैं ना जख्म। एग्जैक्टली, हम हमेशा क्या हिदायत करते हैं कि आपने अपना जख्म खुश्क रखना है, इस पर पानी नहीं पड़ने देना, या नमी नहीं आने देनी, या ब्लड या पस नहीं इकट्ठा होने देना। बट जो सैलाब वाला एरिया होता है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें आप ना सिर्फ ये जल्दी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बल्कि आपको वैसे जो इन्हेलेशन यानी कि सांस की बीमारियां हैं वो भी बहुत प्रमोट होती हैं। तो इन चीज़ों से कैसे हम बच सकते हैं? ऑब्वियसली घर हम चेंज नहीं कर सकते जल्दी, अभी जो सूरत हाल है एक तरह से एमरजेंसी सूरत हाल है, तो बहुत सारे लोग ध्यान कम रखते हैं, ना ही हम इस तरह से कोई ऑइंटमेंट्स, मतलब हम चोंचले नहीं कर सकते हैं और ये सब चीज़ें साथ नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसे तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। हम लोग, वो मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमारे लिए शायद इस जगह पे बैठ के बात करना बहुत ईजी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस सारी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है।
अब मैं अगर सबसे पहली बात करूं हाइजीन की, तो वो लोग तो वही मेंटेन नहीं कर सकते ना। आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे तो ज़ख़म को कैसे साफ़ रखेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप अभी तक इस चीज़ से, बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे वार्निंग्स हैं, अभी तक पहुँचा नहीं है पानी, आप कोशिश करें कि अपने साथ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ज़रूर रखें। नंबर 1, आपने अपने साथ पायोडीन ज़रूर रखनी है। नंबर 2, सिंपल पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट होती है, वो ज़रूर रखिए। कोई भी एंटी हिस्टामिन या जिसे हम एंटी एलर्जिक टैबलेट्स कहते हैं, जैसे रिजिक्स है, ज़ारेटेक है, सॉफ्टिन है, लॉराडीन है, ये इजीली अवेलेबल होती हैं हर मेडिकल स्टोर पे। इस तरह की चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें। कोई ये मेडिसिन एक ज़रूर रखें। दूसरा, एक एंटीबायोटिक अपने साथ ज़रूर रखें। उससे कम से कम ये होगा कि आप जब तक किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहुंचते हैं, तब तक आप अपने उस ज़ख़म को, अगर आपको कोई चोट लग गई है, आपको कोई दाना हो रहा है, आपको ख़ारिश की वजह से किसी भी जगह पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से आपके हाथ या पाँव ख़राब हो रहे हैं, तो आप कम से कम उनको बार बार पायोडीन से साफ़ करके, पॉलीफेक्स लगा के किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहुँचने तक उसे बचा सकते हैं। सिर्फ इतना ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सफाई का इंतज़ाम नहीं हो सकता, हाइजीनिक कंडीशन नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी मेडिकल सीख वो नहीं ले सकते जो कि एमरजेंसी सिचुएशंस में होती है। हाँ, लकीली उनके एरियाज़ में अगर कोई मेडिकल कैंप्स हैं तो डेफिनेटली उनके पास ये सब कुछ होगा। अपने किसी भी मामूली सी ज़ख़म को भी नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि ये मामूली ज़ख़म आपके लिए कोई भी नासूर बन सकता है। बिल्कुल इस तरह से डॉक्टर कंवल, बहुत सारे लोगों को स्कैबीज, एलर्जीज ये वगैरह अब होना शुरू हो जाती हैं। बरसात का मौसम जब आ रहा होता है, यहाँ पर जैसे अभी सूरत हाल है, दीवारों में नमी है, वैसे बारिश हो रही है, सैलाब वाली सूरत हाल है हर जगह पे, वो कैसे स्टार्ट होता है और उनमें से कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? अभी 2 डेज़ बैक मुझे ऐसे लगा कि मेरी स्किन पर रैशेज़ हो रहे हैं, मेरे कानों में रेडनेस हो गई, मेरे हाथ पर स्वेल हो गए। उसके बाद मैंने रिजिक्स और ये सब करके मैंने कहा पानी की इंटेक ज़्यादा कर लूँ। उस टाइम आप भी अवेलेबल नहीं थी, रात का टाइम था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कंडीशन बेहतर होगी। तो मुझे लगता है अगर मुझे हो रही तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम चल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए ये ओवरऑल सिचुएशन ही ऐसी है कि जब बारिश का मौसम होता है उसमें स्किन इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब फ्लड के अलावा भी अगर बारिशें हो रही हैं तो नमी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है उस ड्यूरेशन में, कंटामिनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं जो खाने पीने की चीज़ें उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे जर्म्स आ ही जाते हैं। ख़ासतौर पे बाहर से खाते तो हम मानते नहीं है ना, रुकते नहीं है, हमारी ज़बान नहीं मानती है तो वो डेफिनेटली उतना प्योर, उतना खालिस या उतना साफ़ सुथरा नहीं हो सकता ना बारिश के सीज़न में। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आप फेस करते हैं तो उससे बचने का सबसे ईजी तरीका वही है जो आपने किया है, कि आपने अपने पास कोई भी एंटी एलर्जिक ज़रूर रखनी है। जो आपकी सिचुएशन है वो यकीनन ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी भी चीज़ से वो एलर्जी डेवलप हुई होगी, इधर वो कोई खाने वाली चीज़ होगी या फिर वो लगाने वाली होगी, या किसी ने कोई इंसेक्ट बाइट भी हो सकता है। बारीक इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इस ड्यूरेशन में आपने देखा बहुत ज़्यादा होते हैं, उड़ने वाले, जो आपको पता भी नहीं चलता, बिल्कुल उनका साइज़ छोटा होता है, वो आपको जब काट लेते हैं तब आपको उस जगह पे जलन या खारिश महसूस होती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो इतनी सिवियरिटी के साथ हो जाते हैं कि आपके पूरे जिस्म में गोल गोल जो जैसे हम कहते हैं गजर या द्रफड़ करके वो बन जाते हैं, व्हील टाइप के। सो ये सारी सिचुएशन एलर्जिक होती है प्लस अलार्मिंग होती है। आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 मेडिसिन अपने पास जरूर रखें। सुन के झुनझुनी सी हो रही है कि मुझे हो तो नहीं रहा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आपके पास मेडिकल वो मौजूद है, आप टेंशन ना लें। बेसिकली क्या है, ये कंडीशन आजकल हो भी बहुत कॉमन रही है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स बहुत रिपोर्ट कर रहे हैं इसके कि हमने बाहर से कुछ खाया था, हमें वो द्रफड़ बन गए और पूरी रात हमने एक वो रिजिक्स ले ली। रिजिक्स बहुत कॉमन है, आपको पता है कि लोग ले लेते हैं, तो वो बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोबारा निकल आए, क्योंकि वो एलर्जी बेसिकली आपके ब्लड में एंटर हो गई है। हाँ, अब आपने क्या करना है कि वो चीज़ जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ है, सबसे पहले तो उससे अवॉइड करना है। और जब आप उससे अवॉइड कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है, फिर आपकी रिजिक्स भी वर्क करेगी, कोई भी एंटी हिस्टामिन भी वर्क करेगी। तो इस दौरान हम कोई इंजेक्शन ले सकते हैं जो ब्लड में रिएक्शन होने से किस तरह से स्टॉप कर सके? देखिए, जब तक आपको किसी भी किस्म का कॉज पता ना चले तब तक आप किसी भी इंजेक्टेबल पे ना जाएं। जो रिजिक्स है और एक मॉन्टिगेट या माइटिका के नाम से टैबलेट आती है 10 mg की बड़ों के लिए, और 5 की माइटिका के नाम से आती है बच्चों के लिए, ये इजीली अवेलेबल होती है। ये 2 टैबलेट्स अगर आपको खारिश हो रही है, वो द्रफड़ बन रहे हैं, आपको आंखों में रेडनेस हो रही है, आंखों से पानी बह रहा है मुसलसल, जैसे आपने कहा कानों में खारिश हो रही है, सर में खारिश शुरू हो गई है किसी भी वजह से, तो आप ये 2 टैबलेट्स खा सकते हैं। ये दोनों टैबलेट्स बहुत ज़्यादा सेफेस्ट हैं, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं खाएंगी या फीडिंग मदर नहीं, इन 2 के लिए मेरी तरफ से, या फिर अगर आपको किसी भी किस्म की आपके हेल्थ केयर जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उन्होंने मेडिकेशंस लेने से मना किया है बगैर पूछे,
तो नहीं खाएंगे। अगर आपको ऑल एंड सडन कोई प्रॉब्लम शुरू होती है और आप एक हेल्दी नॉर्मल इंसान हैं तो आप ये दोनों मेडिसिन खा सकते हैं, और इसको खाने के बाद कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जब तक आपको कॉज नहीं ना पता तब तक आप किसी इंजेक्टेबल पे खुद से ना आ जाएं। हो सकता है वो इंजेक्शन ही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो इंजेक्टेबल इज़ लाइक समथिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मैं कहूँगी मुश्किल चीज़ है कि इंजेक्टेबल लगवा लें। हाँ, आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है आप लगवा लें फिर, लेकिन ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको किसी भी किस्म की एलर्जी से फौरी तौर पे निजात दिलवा देती हैं। डॉक्टर कंवल, ड्राइनेस भी एलर्जी कॉज करती है? बिल्कुल करती है। देखें, अगर ड्राइनेस है तो ड्राइनेस की वजह से आप देखते होंगे उस जगह पे, उस एरिया पे स्क्रैचेस पड़ते हैं। ठीक है, अब स्क्रैचेस चाहे अपना नाम लिख लें। एग्जैक्टली वो वाइट कलर के स्क्रैचेस होते हैं, आप नाम लिख लें, फर्स्ट वर्ड बड़ा कॉमन है बनाना ना, बैठे बैठे बना रहे होते हैं। तो वो एलर्जी कैसे कॉज करती है कि ड्राइनेस की वजह से पैचेस जो आपको वो स्क्रैचेस पड़े हुए होते हैं उसमें एलर्जी, वो एलर्जी ही है बेसिकली। खारिश करना, स्किन की फर्स्ट लेयर पर किसी भी किस्म की इरिटेशन होना इज़ अ एलर्जी। ठीक है, वो किसी भी किस्म की एलर्जी हो, वो ड्राइनेस से हो रही है, वो नमी की वजह से हो रही है, वो आपको किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, वो डर्माटाइटिस ही है। और डर्माटाइटिस क्या है? स्किन की एलर्जी, स्किन का इन्फेक्शन। यानी आपके स्किन के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, ऑल्दो कि ये 2 अलग चीज़ें हैं बट स्किन का प्रॉब्लम है दोनों। डर्माटाइटिस इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है और एलर्जी में आपको इनिशियली खारिश होती है, बाद में वो भी डर्माटाइटिस में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिनको एलर्जी का इशू होता है ना उन्हें इन दोनों टैबलेट्स का नाम बहुत आराम से याद होता है। वो यही करते हैं कि कुछ तरह सा प्रॉब्लम हुआ, वो बगैर किसी से पूछे वो दोनों दवाई खा लेते हैं। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना नहीं चाहिए, बट अगर आपको एडवाइज्ड ऑलरेडी, आपको प्रिस्क्राइब की हुई हैं, फिर आप खा सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो लोशन का इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं फुल बॉडी पे, कि उसकी वजह से भी जैसे स्कैबिस वगैरह का है, जैसे आपने कहा कोई भी ऐसा जो खशरात है जो हमें काट जाते हैं वो भी शायद बॉडी पर चल रहे होते हैं, पता नहीं, एक अजीब सी ना इरिटेशन सी होती है। आपको शुरू हो गई है, मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे जैसे फील हो रहा है जैसे कुछ ना कुछ चल रहा है बॉडी पे। तो वो लोशन वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं उससे एलिवेट होती हैं चीज़ें, वो इस्तेमाल हमें करना चाहिए? करना चाहिए, कर सकते हैं। ऐसे लोशन कर सकते हैं जिनका कोई हार्म ना हो। अब जैसे स्केबीज़ की अगर आप बात कर रही हैं तो इस वेदर में स्केबीज़ भी बहुत कॉमन होती है, क्योंकि स्केबीज़ एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिफरेंट टॉपिक है, हम ज़रूर इस पर एक डिस्कशन अलग से करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। बेसिकली स्केबीज़ एक कंटेजियस बीमारी है, यानी कि लगने वाली बीमारी है। पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और आप बिलीव करें सालों साल इन्वॉल्व घर से नहीं निकलती हैं। नहीं निकलती। रीज़न क्या है कि इसका जो जरासीम है वो कपड़ों में रहता है। इधर वो आपका ब्लैंकेट हो, आपका कंफर्टर हो, आपकी बेड शीट है, आपका पिलो कवर है, आपकी जर्सी है, स्वेटर है, आपके कपड़े हैं, आपके सॉक्स हैं, आपके इवन जो घर में कारपेट बिछा हुआ है उसमें भी होता है, वो आपके सोफाज में भी होता है, हर जगह, कर्टन्स में भी। तो इसीलिए इसका निकलना थोड़ा मुश्किल होता है अनटिल अनलेस के पूरे घर को आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ट्रीटमेंट ना करवाएं। तो सो खाली लोशन लगाने से और खाली एंटी एलर्जिक टैबलेट खाने से स्केबीज़ कभी भी नहीं जाएगी जब तक कि आप कोई भी अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट नहीं कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो भी तब जब आप उनकी हिदायत पे पूरी तरह से अमल करेंगे, इसलिए कि घर का वो फर्द जो कि उससे इन्फेक्टेड हुआ था वो ठीक हो जाएगा, बाकी वो लोग जो थे वो उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जो ठीक हुआ है बंदा, उसने ट्रीटमेंट ले लिया था, लेकिन जो बाकी लोग इन्फेक्टेड हुए उनकी वजह से वो दोबारा हो जाएगा। मतलब कि सबको मिलवाकर सबका वो है, ट्रीटमेंट चलना होता है। ये सर्कल है, ये चलता रहता है। अगर आपने सबने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये चलता रहेगा। सो स्केबीज़ हुआ या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वैसे ही कोई खारिश है और कोई सूदिंग लोशन आपको असर कर रहा है, कोई घर में आपके सूदिंग लोशन रखा हुआ है, जैसे कैलामाइन बहुत कॉमन है, लोगों के पास होता है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको रिलीफ दे रहा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। वो आपको सिर्फ फॉर द टाइम बिंग रिलीफ देगा, बट अल्टीमेटली आपको मेडिकल सीख लेनी पड़ेगी। डॉक्टर कंवल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप, जैसे अभी आपने कहा कि ब्लड में वो इन्फेक्शन या एलर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो फिर वो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे मशरूबात वो हैं उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, साफ़ी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, हमारा खून क्लियर हो, जिगर की वजह से एलर्जी हो रही है, इन चीज़ों की तरफ फिर हम आ जाते हैं। गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। साफ़ी से खून साफ, चेहरा शादाब, ऐसा कुछ होता है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी बहुत बॉटल्स पी हुई हैं। अच्छा चलें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसका रीज़न ये देखें, ब्लड हमारा जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक फेज़ में है, कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेशन में है। जो इंसानी ब्लड होता है, आपको पता है कि वो डेली बेसिस पे, हम कहते भी हैं
लाइक मेडिकली हम एडवाइस करते हैं कि आप हर 3 मंथ्स में कोशिश किया करें कि अगर आप हेल्दी हैं तो अपना ब्लड डोनेट करें। उसका रीज़न ये होता है कि आपके नए ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली, और जितने नए ब्लड सेल्स बनते हैं उतना ही आप हेल्दी होते हैं। तो वो एक कॉन्टीन्यूस फेज़ है। अगर उसमें एलर्जी चली गई है तो वो साफ़ी साफ़ नहीं कर सकती, ठीक है। अगर उस ब्लड में एलर्जी है तो उसके लिए अल्टीमेटली आपको उस एलर्जी को ख़त्म करना है, और उस एलर्जन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी मेडिकेशंस ली जाएं। पहली बात, जैसे मैंने बताया माइटिका, मॉन्टिगेट, ये क्या करती हैं, ये उन एलर्जेंस को आपकी बॉडी से कम करती हैं। एंटी एलर्जी क्या करती है, उन एलर्जेंस को आपकी बॉडी से किल करके निकाल देती हैं। सो अल्टीमेटली आप ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है इन चीज़ों को लेने के बाद या कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद आपको फॉर द टाइम बिंग रिलीफ आ जाए, बट बाद में वो और सिवियरिटी के साथ आपके ऊपर असरअंदाज होगा। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन को असरअंदाज हो रही है, आपकी बॉडी को तकलीफ़ दे रही है, वो आपकी कभी भी साफ़ी या उससे उसके जैसी मेडिकेशन से नहीं जाती। सही हो गया। और कोई ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हो मेडिकेशन के हवाले से, सिम्टम के हवाले से? देखिए, मेडिकेशन और सिम्टम्स के हवाले से तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि मैं जिस पे बात किए ही जाऊँ क्योंकि आपको पता है स्किन एक ऐसा हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, रेडनेस से लेके, खारिश से लेके, ड्राइनेस से लेके, दानों से लेके, आप एक लंबा टॉपिक इसके ऊपर छेड़ सकते हैं। लेकिन कुछ एहतियात ऐसी हैं जो कि करके आप काफ़ी हद तक अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। नंबर 1, अपनी हाइजीन अच्छी रखें। डेफिनेटली देखें, वो हम सैलाब वाले लोगों के लिए या जो बारिश से मुतासिर लोग हैं उनके लिए नहीं कह सकते ये वाली बात, लेकिन बाकी लोग कम अज़ कम, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गंदे पानी से गुजर के अपने ऑफिस, कॉलेज में या फिर स्कूल्स में जा रहे हैं, या इवन शूज़ भी अगर आपको पानी में जा रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए प्लीज़ आप लोग बहुत एहतियात करें। उसका रीज़न ये है कि अगर वो गीला हो गया है तो वो आपके पाँवों में फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन करवा सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। आपने गीला सॉक्स, गीला शूज़ या गीला कोई भी आपका कपड़ा है, कोशिश करें कि ऑन प्रायोरिटी उसे चेंज कर लें। आपने बहुत देर तक उनको पहन के नहीं रखना, क्योंकि अगर आपने उनको कॉन्टीन्यूसली पहन के रखा तो वो आपके लिए ना सिर्फ फंगल इन्फेक्शन करवा देगा, बल्कि वो आपके लिए और भी जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करवाने का सबब बन सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कंटामिनेटेड वाटर के करीब करीब में कहीं रह रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने घरों में मॉस्किटो जो रिपेलर्स होते हैं, जो आप मतलब जितनी भी आप एहतियात कर सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए, जो ये चलते फिरते फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, इनसे बचने के लिए वो ज़रूर कुछ लोग बहुत सारे धुनी देते हैं उस चीज़ को करने के लिए ना घर में ऐसे सबके वो आंखें बंद करने के लिए। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फटकरी, नीम और इन सब के पानी से जब आप नहा लें, वो पानी बहा लिया जाए तो भी इन्फेक्टेड जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये मिथ है या फैक्ट है? फिटकरी का पानी इज़ गुड, लाइक बहुत सारे लोग उससे नहाते हैं। नीम का पानी भी बेसिकली जो हमारे ये टोटकाज होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं ये जरासीम कुछ होते हैं, बट क्या है कि आजकल शायद हम उस तरीके से उसको प्रॉपर्ली बॉयल नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते, तो वो उतना आपको फ़ायदा नहीं देता। बट अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है और आप एक ऐसी जगह पे स्टक्ड हैं कि जहाँ आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तब ये नीम का पानी इज़ गुड फॉर यू, आप यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ये आपकी बॉडी को बहुत सारे जर्म से ये पाक साफ़ कर देगी। अनटिल अनलेस कि आपको कोई मेडिकल हेल्प मिल जाती है, फिर आप इसको साथ रख के अपनी मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ज़ख़म है तो वो फॉर द टाइमिंग उससे आप साफ़ तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली उसी एटमॉस्फेयर में हैं तो वो जर्म्स आपको लगते ही रहेंगे। अल्टीमेटली आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक यानी कि लगाने वाला और खाने वाला लेना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत अहम टॉपिक है जो हमने मिस कर दिया, मुझे लगता है उसको भी हमें लास्टली डिस्कस कर लेना चाहिए। बच्चियों के सर में जुएं हो जाती हैं इस मौसम में स्पेसिफिकली, और बहुत ज़्यादा। इस मौसम में हम स्कूल भी नहीं जा रहे, लेकिन बच्चियों के सर में जुएं भी हैं, सीबम की वजह से या जिस भी रीज़न की वजह से। तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन क्या होता है? बस उसको निकाल दिया, फिर से वही हो गई है सब? देखिए नहीं, उसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल होता है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट। जिन भी बच्चियों के सर में जुएं होती हैं उसके लिए हमारे पास मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं, मेडिकेटेड लोशन है और उसकी खाने वाली मेडिसिन्स भी हैं, जिनसे बाकायदा आपकी जो 1 वीक का गैप देके हम वो मेडिसिन देते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज देनी पड़ती है वो टैबलेट, और उससे आपकी जुएं परमानेंटली भी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, वो खाली बिल्कुल वो एक मेडिकल, क्योंकि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। जुएं हो जाना इज नॉट लाइक अ नॉर्मल कि वो शुरू से सुनते चले बाल जिनके घने हैं उनके सर में ज्यादा जुएं होती हैं, ज्यादा हैं वो, या जो कवर करके रखते हैं उनके सर में जुएं होती हैं, ये भी काफी कॉमन है ना। बताएं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रखनी पड़ती है साफ सुथरा, वरना तो फिर लोग मुझसे ट्रीटमेंट नहीं ना ले सकेंगे। हमारे तो मेकअप वाले बता देते हैं कि निकल आई आज एक। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है नहीं निकली अभी तक। नहीं, ये कॉमन इसलिए भी होता है, देखिए ना आप लोग क्योंकि मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं,
ब्रशेज़ हैं कॉमन, काफ़ी सारे कॉम्स होते हैं आप वो लोग यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें, ड्रायर्स हैं ऐसे, तो इनसे हो सकता है फैल जाती हैं एक से दूसरे को ना। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है कि अगर आप पाक मतलब साफ़ रहते हैं, आप अपना डेली शावर लेते हैं, तो भी आप 50% अपने सर से जुओं को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हाइजीन जो है ना वो बहुत मैटर करती है। जितना ज़्यादा, दूसरा ये कि अपने गीले बालों को कवर नहीं करना, बांधना नहीं है, गीले बालों को बांधने से भी जुएँ होती हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा पसीना अगर आपको आया, आप किचन से आए हैं या आप किसी ऐसी जगह पर थे जहां आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और बालों में भी पसीना आया हुआ है, वो भी जुओं को प्रमोट करता है। सो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। खुद से जो आप हाइजीनिकली अगर सही रहेंगे तो भी आप 50% इस चीज़ को रिड्यूस कर देंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू नीड अ मेडिकल कंसल्टेंसी, और उसका ट्रीटमेंट होता है। आप बिल्कुल जुओं से निजात पा सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेके। सही हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल, मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए जो इस वक्त किसी भी जगह पे स्टक है। ऑब्वियसली मैं ये समझती हूँ कि शायद वो मुझे देख तो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप अपना मैसेज उन तक, कोई भी उन तक कन्वे कर सकता है, तो उन्हें कहें कि जितना ज़्यादा हो सकता है वो अपनी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, जितना उतना ख्याल रखिए। मेडिकल, अगर एक छोटा सा भी दाना आपको होता है तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कोई एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें, हमारे मुल्क को इस मुसीबत से निकाले, और जो लोग मुसीबत में हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करे। आमीन इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको भी कोई मेडिकल इशू है स्किन के हवाले से, DKJ है जहाँ पे डॉक्टर कंवल जवाद मौजूद होती हैं, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और अपनी स्किन का, अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।